हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स की। और थर्मोडायनामिक्स में हमने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और उसकी हेल्प से हमने अलग अलग टाइप की प्रोसेस के कॉन्सेप्ट देखे। अलग अलग टाइप की प्रोसेस में हीट, एनर्जी और वर्क डन की बात की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, वो कह रहा है कि अगर किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो हीट दो तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। एक तो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट, और दूसरा वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है। अब यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ जो है, ये हमको ये बात नहीं बताता है कि वो प्रोसेस फिजिबल है या नहीं है। वो उसके बारे में हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। वो ये नहीं बताता है कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है। इसीलिए हमारे पास में नेक्स्ट लॉ है, दैट इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से को समझने से पहले उससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स, कुछ कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। पहला पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो डील होता है एनर्जी कंजर्वेशन से, पर वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो होगी और प्रोसेस फिजिबल है या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट आप जरूर लिखिए कि यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं डायरेक्शन और फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। ओके। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है, इसीलिए हम यूज कर रहे हैं, जो डिटरमाइन करता है वेदर द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल इन द नेचर। वो नेचर में पॉसिबल है या नहीं है, वो हमको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है। अब इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हमारे पास में है। पहला की पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट डाउन करना चाहिए। पहला पॉइंट हम देख रहे हैं, हमको पता है जब कभी हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो क्या क्या कॉन्सेप्ट हम बेसिक याद रखते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट हम याद रखते हैं कि हीट नेचुरली फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हमको पता है नेचर में हीट का फ्लो कैसा होता है। हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है, जो क्योंकि टेम्परेचर जो है डिग्री ऑफ हॉटनेस बताता है। जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर अमाउंट ऑफ हीट भी ज्यादा होगी और वो फ्लो हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिवर्स प्रोसेस, हीट फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर टेम्परेचर कैन नॉट अकर इट्स ओन। ठीक है। मतलब कि उल्टा पॉसिबल नहीं है ऑटोमेटिकली। कभी भी हीट लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो नहीं होगी। वही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि नेवर फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। हीट कैन नेवर फ्लो फ्रॉम हायर लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है जो हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसको समझने के लिए एग्जांपल हम ले रहे हैं। अ मूविंग ब्लॉक on the rough surface eventually stop as kinetic energy convert into heat energy। ठीक है। यहां पर उसका काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट है, पर रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। अगर हम उस सिस्टम, क्योंकि वहां पर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो क्या टेम्परेचर डाउन करके या सिस्टम को हीट देके वापस से आप काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते? पॉसिबल नहीं है। वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है जो कि फिजिबल नहीं है। इसलिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हम बात करते हैं। ठीक है। रिवर्स प्रोसेस कंजर्वेशन ऑफ हीट कंप्लीटली इनटू द मैकेनिकल एनर्जी बाय इटसेल्फ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि हीट को 100% मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड हम कुछ कुछ लोगों ने अलग अलग टाइप के लॉज दिए हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं। पहला लॉ हम देख रहे हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हमारे पास में है। वो कह रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन इंजन ऑपरेट इन अ साइक्लिक प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम अ सोर्स एंड कन्वर्ट इट कंप्लीटली इनटू वर्क। जैसा हम यहाँ पे बात कर रहे थे, कभी भी वो पॉसिबल नहीं है कि आप हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट करें। यहाँ पर इफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती है। ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि टोटल हीट जो है वो कभी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। ये स्टेटमेंट दिया था केल्विन और प्लैंक ने। जो अभी तक हमने डिस्कस किया, जो कॉन्सेप्ट देखा, वही इसमें उन्होंने बताया था। सेकेंड लॉ यहाँ पर हमारे पास में है, सेल्सियस ने स्टेटमेंट दिया था। वो क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ रेफ्रिजरेटर विच वर्क इन साइक्लिक प्रोसेस एंड हुज only result is to transfer heat from cooler body to hotter body। ठीक है। यहां पर कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रेफ्रिजरेटर को विदाउट एक्सटर्नल वर्क हम
वर्क करवा दें, मतलब कि कूलर से हायर टेम्परेचर की तरफ हम हीट का फ्लो करवा दें विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट, पॉसिबल नहीं है। यही सेल्सियस का स्टेटमेंट है। ठीक है, हीट बाय इटसेल्फ कैन नॉट पास फ्रॉम कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी, अपने आप वो फ्लो नहीं करेगी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो यही है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए और भी हमारे पास पैरामीटर होते हैं, जैसे हम बात करते हैं एंट्रोपी की, हम बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की, हम बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की। जैसा हमने देखा कि अगर हम कुछ प्रोसेस जो होती है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, जैसे हमने आइस को मेल्ट किया और आइस को फ्रीज करेंगे तो उतनी ही हीट हमको वापस से, तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। पर इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी होती है, जैसे फ्यूल को बर्न कर दिया, अब फ्यूल को बर्न कर दिया, हीट रिलीज हो गई, तो वापस से हीट देकर उसको हम फ्यूल नहीं बना सकते, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको यही बताता है कि नेचर में कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जो इरिवर्सिबल होती है, जो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होती है। हीट का फ्लो कभी भी लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर नहीं होता है जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट उस पर वर्क नहीं करें। ठीक है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसे ही हमारे पास एक पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं एंट्रोपी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एंट्रोपी और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स।